तो आज हम लोग संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों का जो है पढ़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे संविधान के भाग 3 में हमारे जीवन के लिए, जो हमारी जीवन जीने के लिए जो कि एक मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता होती है, उनको जो है बताया गया है हमारे संविधान के द्वारा कि भारत देश के नागरिकों के मूल अधिकार क्या होंगे और इनको सरकार किसी भी तरीके से कम करने का या उसको संशोधित करने का या उससे छीनने का कोई प्रयास नहीं करेगी। तो हम आज इसी को समझेंगे कि हमारे संविधान के भाग 3 में हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो जब इन मूल अधिकारों को इसमें शामिल किया गया था तो उस वक्त हमारे इसमें कुल 7 अधिकार शामिल थे हमारे संविधान में। ठीक, पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार और छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। एक सातवां अधिकार भी इसमें शामिल किया गया था जो कि एक संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1978 में इसको हटा के एक कानूनी और एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत इसको शामिल कर दिया गया। बेसिकली इन अधिकारों के बारे में अगर हम बात करें तो समता का अधिकार जो हमें मिलता है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में मिलता है। ये है हमारा समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है हमको अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिलता है हमें वो अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार जो हमको मिलता है वो अनुच्छेद 29 व 30 में मिलता है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो मिलता है वो अनुच्छेद 32 में मिलता है। अब हम इन अधिकारों को समझने का प्रयास करेंगे कि इनका जो है इनको हम रियल लाइफ एग्जांपल्स और मतलब थोड़ा सा इजी वे में कैसे समझ सकते हैं और कैसे हम इसको मतलब अपने समझ में बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले समता का अधिकार। समता का अधिकार मतलब सभी को समान रूप से देखना। ठीक, यहाँ कोई विशेष नहीं है, सब कुछ समान है, सब एक समान समता मतलब सबको समान रूप से ट्रीट कर किया जाना, उसमें कोई किसी को विशेष अधिकार या किसी को विशेष वैल्यू ना देना। तो पहला हुआ है समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो मतलब एक बेसिक जीवन जीने के लिए जो एक इंसान को स्वतंत्रता चाहिए होती है कि हाँ वो अपना जीवन एक अच्छे से जी सके, उन अधिकारों की बात की गई है। वरना आज के टाइम पे अगर ये अधिकार नहीं होता तो आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए भी जो है किसी की परमिशन लेनी पड़ती। तो इस अधिकार ने हमें ये चीज़ प्रोवाइड कराई है। तो और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि मतलब किसी भी तरीके से आपका कोई शोषण नहीं ना कर सके और ये मतलब आपको जबरदस्ती कोई काम ना करवाया जा सके। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर संडे को अगर आपका बॉस का कॉल आए और आपको काम करना पड़ रहा है तो आपकी शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म जो है अपनी आस्था का विषय है, अपना व्यक्तिगत विषय है। तो आप आराम से जो है धर्म, जो भी आपका धर्म है, आप जो भी आपका संप्रदाय है तो उसको धूमधाम से आप माने, उसमें कोई सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन धर्म के नाम पर थोड़ा सा सावधानी बरतें, कुछ भी न करें। और उसके बाद भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अपना मस्त अपनी लाइफ जियो, अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार जो तुमको अच्छा लग रहा है वो करो। इस अधिकार के तहत हमको ये मिलता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार मतलब अगर इन सारे अधिकारों को कोई छीनने का, कोई या सरकार या किसी भी तरीके से कोई छीनने का प्रयास करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाकर ये कह सकते हैं कि साहब हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, प्लीज हमें सुरक्षा करिए। तो यहाँ से ये ले सकते हैं अनुच्छेद 32 से। ठीक है। समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 की, मतलब सब समान है, कोई विशिष्ट नहीं है। अगर आप पानी पूरी खा रहे हैं तो कोई उसमें वीआईपी नहीं है, सभी को एक तरीके से मिलेगा, एक समान रूप से मिलेगा। तो ये चीज समता का अधिकार ये होता है।
अनुच्छेद 12, हम लोगों ने ये सारी अधिकारों की बात कर ली। अब हम सेपरेटली अनुच्छेद 12 पे बात करेंगे कि अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 12 में ये समझाया गया है कि मतलब राज्य की परिभाषा बताई गई है कि किन किन चीज़ों को और किन किन संस्थाओं को हम राज्य का विषय या राज्य के अंतर्गत, राज्य का मतलब यहाँ देश से होता है कि ये चीज़ें देश के इस कानून के सरकार के अंतर्गत आती हैं और ये चीज़ें नहीं आती। तो अनुच्छेद 12 में ये वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 13 में ये बताया गया है कि सरकार के सरकार अगर संविधान का संशोधन करती है और उस संशोधन के द्वारा इन मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन या कोई भी कमी अगर आती है, तो अनुच्छेद 13 ये उपबंध करता है कि वो संशोधन अमान्य माना जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी संशोधन हुआ तो वो अगर पूरी तरीके से प्रभावित करता है तो पूरी तरीके से शून्य माना जाएगा, या उस संशोधन का जितना भाग, मतलब अगर कोई एक सेब है तो उस संशोधन को अगर हम सेब माने, एप्पल माने, और उसमें जो है अगर वो पूरा एप्पल सड़ गया है तो आप उसको पूरा एप्पल फेंक देंगे, मतलब पूरा खराब हो गया तो उसको पूरा खत्म कर देंगे। ठीक, और अगर उसका एक भाग मतलब खराब हुआ है तो उसी एक भाग को काट के अलग कर देंगे, बाकी का सेब आप निकाल लेंगे। तो ये अनुच्छेद 13 यही प्रावधान करता है कि सरकार के संशोधन का प्रभाव मूल अधिकारों पे अगर पूर्ण रूप से पड़ रहा है तो वो संशोधन पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाएगा, या उसका जितना भाग उस मूल अधिकार को प्रभावित करता है उतना भाग शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 13 ये प्रावधान करता है। अनुच्छेद 33 और 34 और 35 में कुछ विशेष, जैसे सुरक्षा बलों को जो है एक सामान्य आदमी के जो है मूल अधिकार होते हैं, तो अगर कोई सुरक्षा में है या कोई सरकारी कर्मचारी है या आर्म जो है सशस्त्र बलों को लेके कि उनके मूल अधिकारों में सरकार समय पर या काम आने पे कटौती कर सकती है, तो उसके लिए कोई उसमें मतलब बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं ये जरूरी क्यों। तो अगर आप एक गरिमापूर्ण जीवन, मानव जीवन जीना चाहते हैं और जी रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही आधारभूत अधिकार है, ये हर इंसान को मिलना चाहिए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतने अधिकार दिए जा रहे हैं, और अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हम किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि भैया जनाब हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आप उसकी रक्षा करिए। तो ये भी प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। अब हम बात करते हैं मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार मतलब इंसान का एक मतलब सरकार द्वारा और संविधान द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले आता है मानव अधिकार। मानव अधिकार बहुत ही विस्तृत और बहुत ही व्यापक है। मानवाधिकार वो होता है जो एक मानव होने के नाते उसे मिलता है, जिससे जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है वो मानवाधिकार होता है, और उसकी सुरक्षा के लिए देश, सरकारें और संविधान हर कोई काम करने की कोशिश करता है कि इसके मानवाधिकार का संरक्षण किया जा सके। तो सबसे बड़ा होता है मानवाधिकार, जो कि किसी इंसान को एक मानव होने के नाते मिलता है। वो इंसान है तो उसका अधिकार है, और उसकी एलिजिबिलिटी यही है कि वो इंसान है बस, और कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि हाँ अगर ये होगा कुछ नहीं। इसके बाद आता है संवैधानिक अधिकार। इसके बाद आता है संवैधानिक अधिकार। अब इसमें आता है मूल अधिकार। इसमें मूल अधिकारों में कुछ सकारात्मक प्रकृति के होते हैं कि हाँ वो सरकार को सपोर्टिव होते हैं कि आप मतलब काम करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे अधिकार नकारात्मक प्रकृति के और सकारात्मक प्रकृति के। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या ये इसमें नहीं आती है कि आप उनको जान रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, सब कुछ है। समस्या ये आती है कि अभी भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या को अपने बेसिक और अपने मूल अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है कि उसके मूल अधिकार नाम की भी कोई चीज़ संविधान में उसके लिए दी गई है। सोचने का विषय यहाँ है। अगर उसको पता ही नहीं है कि मेरे मूल अधिकार कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है, तो वो उनको संरक्षित कैसे करेगा और वो उनको यूज कैसे करेगा।
तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए, मतलब शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, सारी चीज़ों के माध्यम से, कि ये चीज़ें हमें समझ में आए। तो मैंने काफ़ी सरल भाषा में काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, जो कि ये जरूरी भी है समझना कि हाँ मेरे मूल अधिकार क्या है, संविधान में कौन से भाग में क्या क्या मुझे संविधान द्वारा अधिकार दिए गए। बाकी हम लोग आगे की वीडियो में फिर और चीज़ों को लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।